प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका फिर से स्वागत। मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से तत्पर होंगे अपनी इस कक्षा की तैयारी में, परीक्षा की तैयारी के लिए जो अगले सत्र में आपको देनी है। इसके अलावा जो बीए भाग तृतीय की परीक्षा अभी दे रहे हैं उनके लिए भी ये दोबारा से पुनरावर्तन करने पर फ़ायदेमंद हो सकता है। हमने निबंध के बारे में पीछे बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ जानना बाकी है, और उसके अंतर्गत जो कि हमने जाना है उसमें हमने देखा था कि निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं और वो तत्व किस आधार पे होते हैं। ऐसा कौन सा आधार है जिस पर कि निबंध पूरी तरह से उस पर आधारित रहता है, उसी के आधार पर उन तत्वों की गणना की जाती है जो निबंध के तत्व कहलाते हैं। तो हमने दो तरह से देख लिया था, अंगों के आधार पर निबंध के तत्व, जिसमें कि हमने 3 प्रकार की जो स्थितियां हैं वो देखी थी। दूसरा था भाव तत्व, उसमें भी हमने 3 तरह की चीज़ें देखी थी। व्यक्तित्व के आधार पर भी हमने 3 तरह के तत्व जो देखे थे, भाव तत्व, बुद्धि तत्व और सौंदर्य तत्व। अब जो तीसरा आधार हमारे जो विद्वान लेते हैं वो है अभिव्यक्ति का आधार। क्यों लेते हैं अभिव्यक्ति को आधार और उसके आधार पर तत्वों की विवेचना क्यों की जाती है, तो इसके मूल में हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि निबंध कोई भी लिखा जाए, कोई भी निबंध की रचना की जाए, उसको पढ़ा जाए, तो उसके लिए जो पहली चीज की आवश्यकता होती है वो है अनुभूति। कि वो अनुभव क्या करता है रचनाकार और उसको फिर अपने मन में धारण करता है। चलिए, उसने अनुभूति कर ली, अपने मन में भी उसने धारित कर लिया, तो क्या वह निबंध पूर्ण हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब तक उसने अपने मन में जो चीज धारित की है या उससे पहले उसने अनुभूति उसकी की है, उस अनुभूति को जब तक वो दूसरे तक न ले जाए तब तक वह निबंध पूर्ण नहीं होता है। तो ये दूसरे तक ले जाने की जो बात है वो क्या होती है? वो होती है अभिव्यक्ति। मेरे मन में जो बात है, मैंने जैसा अनुभव किया, मेरी जो अनुभूति है, अब अपने निबंध की चर्चा कर रहे हैं तो निबंध के बारे में मेरी जो अनुभूतियां हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हो सकता है अच्छी हों और मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से अनुभूत भी किया होगा और अपने मन में व्यवस्थित भी कर लिया होगा या उसका आनंद भी ले रहा होऊंगा। लेकिन वो बात जब तक मैं शब्दों के माध्यम से, चाहे लिखित में हो चाहे बोल करके हो, आप तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक वो कोई मायने नहीं रखता। वो निबंध अपना आकार तभी ग्रहण कर पाएगा जबकि मैं अपनी अनुभूतियों को आप तक पहुंचा दूंगा। वही क्या कहलाती है? अभिव्यक्ति कहलाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निबंध में जिस तरह से अनुभूति आवश्यक है उसी तरह से अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। अभिव्यक्ति के माध्यम से जैसा मैंने अनुभूत किया है वो दूसरों तक पहुंचाना अभिव्यक्ति कहलाती है। तो उसके बगैर चाहे मैं अपने मन में कितने ही विचारों को रखूं, कितनी ही अनुभूतियों को रखूं, उनको कितना ही व्यवस्थित रख लूं, उनकी कितना ही आनंद ले लूं, लेकिन वो आनंद, वो चीज़ मैं दूसरों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो हम कह सकते हैं कि जब तक अभिव्यक्ति नहीं हो
किसी अनुभूति की, तब तक वो निबंध का रूप धारण नहीं कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि अनुभूति यदि निबंध की आत्मा हो सकती है, या अनुभूति यदि निबंध की आत्मा है, तो अभिव्यक्ति उसका शरीर या कलेवर होगा। तो इस आत्मा और शरीर का संबंध है जो अनुभूति और अभिव्यक्ति का है। अब हम आगे और बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि अभिव्यक्ति किस तरह से हो सकती है, या अनुभूति या अभिव्यक्ति अपना आकार, अपना स्वरूप किस तरह से ग्रहण करती है। तो इस अभिव्यक्ति के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो इस अभिव्यक्ति के भी तत्व कहलाते हैं, और उसके साथ साथ अभिव्यक्ति के आधार पर निबंध के तत्व कौन से हो सकते हैं, वो भी अभिव्यक्ति के जो तत्व हैं वही निबंध के तत्व होते हैं। तो इन तत्वों में 4 प्रमुख तत्व हैं, उन्हीं को हम निबंध के अभिव्यक्ति के आधार पर तत्व मानते हैं। वो कौन से हैं? उनमें से पहला है भाषा शैली। पहला क्या है? भाषा शैली। दूसरा क्या है? अलंकार। दूसरा तत्व क्या है? अलंकार। तीसरा तत्व है ध्वन्यात्मकता, और चौथा तत्व है औचित्य। 4 तत्व हो गए: भाषा शैली, अलंकार, ध्वन्यात्मकता और औचित्य। इनका हम क्रमशः संक्षेप में यहाँ वर्णन करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है भाषा शैली। इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, भाषा और उसकी शैली। आप अलग अलग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको साथ में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। निबंध जिस भाषा में भी लिखा जाए, सबसे पहले भाषा पर करते हैं। निबंध किसी भी भाषा में लिखा जाए, हिंदी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, या भारतीयों में कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, जिस किसी भी भाषा में लिखा जाए, उस भाषा का उस निबंधकार को पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसका भाषा का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, तभी वह निबंध को लिख सकेगा। यदि भाषा पर पकड़ नहीं है उसकी, तो वह अच्छा निबंध नहीं लिख पाएगा। हो सकता है वो निबंध ही नहीं हो। दूसरी जो चीज़ है, निबंधकार जिस भाषा का प्रयोग करता है वो सरल होनी चाहिए, सौष्ठव होनी चाहिए, सौष्ठव होना चाहिए उस भाषा में। और उसके साथ साथ वाक्य का जो विन्यास है वो भी सरल होना चाहिए, और उसमें एक प्रवाह होना चाहिए। यदि भाषा में प्रवाह नहीं है, वाक्य विन्यास सरल नहीं है, तो भी निबंध अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ शब्द ऐसे न हों जो कि क्लिष्ट हों, और क्लिष्ट होने के साथ साथ ऐसे भी नहीं, क्लिष्ट नहीं होने के साथ साथ वो ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि उनका समाज से या उस भाषा समूह से उनका चलन ही खत्म हो गया हो, या वो अप्रचलित हो गए हों। अर्थात जो चलन में शब्द हैं, उन शब्दों का ही प्रयोग निबंधकार को करना चाहिए। वाक्य जो है या शब्द जो हैं, वो समास प्रधान नहीं होकर के, या समास प्रधान न होकर के व्यास प्रधान हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। समास प्रधान अर्थ को स्पष्ट करने में बाधा पैदा करते हैं, और निबंध चूंकि अर्थ को स्पष्ट करना चाहता है निबंध में निबंधकार, तो यहाँ व्यास प्रधान भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अब आते हैं शैली पर। शैली, पहली चीज़ सुंदर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ रोचक होनी चाहिए। सुंदर भी और रोचक भी होनी चाहिए। इस संबंध में बाबू गुलाब राय ने एक जगह कहा है, यह निर्देशित किया है कि क्रम संगति
संगठन और अन्विति शैली के आंतरिक गुण हैं। क्रम संगति, संगठन और अन्विति शैली के आंतरिक गुण हैं। शैली में भी अनेकता में एकता उत्पन्न करना वांछनीय रहता है। यहाँ हम क्या ले सकते हैं कि क्रम होना चाहिए, उनमें संगति होना चाहिए, उनके क्रम में संगठन होना चाहिए और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि एक उत्तर जा रहा है तो दूसरा दक्षिण जा रहा हो। तो उसके साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हम जितने भी तथ्य प्रस्तुत करते हैं वो तथ्य अनेकता में एकता की पुष्टि करने वाले होने चाहिए, अर्थात उनकी दिशा सबकी, उनका उद्देश्य सबका एक ही होना चाहिए, अर्थात वो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे सामने लाए जाने चाहिए। सार्थक व उपयुक्त शब्दों की पद मैत्री और क्रम का उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे शैली जो है वो प्रसादमय बन जाती है। हम जानते हैं कि प्रसादमय शैली हमेशा हमको आकर्षित करती है। इसके साथ साथ एक एक वाक्य में निबंधकार की आकांक्षा झलकनी चाहिए, उसकी योग्यता भी झलकनी चाहिए। मुहावरों का प्रयोग और हास्य व्यंग्य का प्रयोग भी भाषा शैली में होना चाहिए, क्योंकि ये उसको आकर्षक बनाते हैं। और हास्य व्यंग जो है, कहते हैं कि चलताऊपन उसको प्रदान करते हैं, लेकिन चलतापन हमेशा हमको आकर्षित करता है, उसको सरल बनाता है, उसको समझने में आसानी होती है, इसलिए ये दिल को छूने वाला भी होता है। अब आते हैं तीसरी, जो दूसरी बात है या दूसरा तत्व है अलंकार, उस पर। अलंकार कला पक्ष से जुड़ा हुआ तत्व है। हालांकि भावों को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करता है। इसीलिए निबंधकार अपने निबंधों में अलंकारों का प्रयोग करता है और उसके साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग करता है और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करता है। ये तीनों चीज़ें कला पक्ष को भी मजबूत करती है और भावों को उभारने में भी एक सहयोगी का रूप लेकर के उस निबंध को अच्छा बनाती है। इसीलिए निबंधकार को क्या करना चाहिए कि वह भावों को प्रस्तुत जब करता है तो कला का ध्यान रखे, कला पक्ष का ध्यान रखे, अलंकारों का उपयोग करे, साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों का और सूक्तियों का प्रयोग करे, जिससे कि उसमें अभिव्यक्ति का जो एक सौंदर्य होता है, एक जो चमत्कार होता है, वो उत्पन्न हो जाता है। अब आते हैं हम अभिव्यक्ति के तीसरे तत्व पर। वो तीसरा तत्व क्या है? ध्वन्यात्मकता। अब इसको समझने के लिए हमें देखना है कि निबंध जो होता है उसमें संवेगात्मकता होती है, व्यंग्यात्मकता होती है, या मन के भावनाओं में एक संवेग होता है। उन संवेगों को प्रकट करने के लिए व्यंग्य भी होता है। तो संवेगात्मकता और व्यंग्यात्मकता ये अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। निबंध का सर्जन लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शैली से ही होता है। लाक्षणिक शैली भी काम में लेते हैं, व्यंजनात्मक शैली भी काम में लेते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे निबंध में एक ध्वन्यात्मकता उत्पन्न होती है। जो बात कहना चाहता है उसमें जोर आ जाता है, उसमें बल आ जाता है। और ये ध्वन्यात्मकता जो होती है, ये बल जो है, ये एक बाहरी रूप होता है, इसलिए निबंध को, अभिव्यक्ति को बल मिलता है। फिर अंतिम जो तत्व है निबंध का, वो है औचित्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसको महत्व नहीं देते, लेकिन मैं तो
निबंध में औचित्य जो तत्व है उसको बहुत अधिक महत्व देता हूँ। यदि हम अभिव्यक्ति के आधार पर निबंध पर चर्चा करते हैं तो उसके तत्वों पर चर्चा करते हैं। तो कैसे कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी भाव हो, कोई भी विषय हो, कोई भी गुण हो, उन सब को यदि हम साथ रखते हैं तो देखते हैं कि औचित्य जो है उनका एक विशिष्ट तत्व है या उनका एक आवश्यक तत्व है। कैसे? आप जिस किसी वस्तु को लेते हैं, आप किसी भी भाव को लेते हैं, किसी भी विषय को लेते हैं या गुणों को लेते हैं, तो उनका यदि आपसी तालमेल नहीं हो, वो एक दूसरे के प्रति अपना कोई औचित्य नहीं दर्शा पाते कि यहाँ ये क्यों उपयोग में लाया जा रहा है, तो फिर वो भाषा अपना रूप कैसे लेगी? वो अभिव्यक्ति जो कि मेरे मन में है अनुभूति, वो दूसरे तक कैसे हो पाएगी? ध्यान करने योग्य। तो कोई भी तत्व लीजिए, कोई भी वस्तु का वर्णन कीजिए, कोई भी विचार लीजिए, उनमें आपसी तारतम्य या उनका वहाँ पर होना उचित है या नहीं है, इस पर विचार करते हुए कि ये यहाँ आना उचित होगा, तभी वो निबंध में या निबंध का जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो बहुत अधिक मजबूत हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। औचित्य कल्पना मूलक, भाव मूलक, शब्द मूलक, अलंकार मूलक सभी तरह का हो सकता है। औचित्य कल्पना मूलक भी हो सकता है, औचित्य भाव मूलक भी हो सकता है, औचित्य शब्द मूलक भी हो सकता है, औचित्य अलंकार मूलक भी हो सकता है। अर्थात कहीं पर कोई अलंकार प्रयोग में लिया जाता है तो वहाँ उसका औचित्य होना चाहिए। जो बात निबंधकार कहना चाहता है वो बात स्पष्ट करने के लिए वो उचित होना चाहिए, वहाँ उसका प्रयोग, वो उस बात को अच्छी तरह अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, तभी उसका वहाँ औचित्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी तरह से आप कल्पना के बारे में भी कर सकते हो कि कल्पना तो व्यक्ति कहीं का कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो कल्पनाएं उस विषय के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, उस विषय को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। इसी तरह से भाव और शब्द दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निबंध की जब तत्वों की चर्चा करते हैं तो ये जो तीनों आधार हैं वही निबंध को एक आकार प्रदान करते हैं। यदि इनमें से किसी का भी अभाव हो या इसके आधार पर हमने जिन तत्वों का निर्धारण किया है उन तत्वों का यदि अभाव हो तो हम कह सकते हैं कि वो निबंध निबंध नहीं रह जाता है, या ये कह सकते हैं कि रचनाकार जिस रूप में अपनी बात को, अपनी अनुभूति को लाना चाहता है वो ही परिवर्तित होकर के एक अलग रूप ले लेगी और निबंध जिस उद्देश्य को लेकर के लिखा जा रहा है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ और आप लोग इसमें जो प्रश्न उठ करके आते हैं उनको ज़रूर देखिएगा। जैसे निबंध के तत्व कौन कौन से हैं, निबंध के तत्वों के आधार कौन कौन से हैं, फिर प्रत्येक आधार पर इसके तत्व कौन से निर्धारित किए गए हैं, उन पर आप विचार ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।